हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो यानी कि जो कल का वीडियो डाला था उसमें शायद आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। तो मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से किया था कि मैंने आपको बताया था बाबर ने बहुत सारी उपाधियाँ धारण की थी। उनमें से हमने आपको बताया था कि उसने कलंदर की भी उपाधि धारण की थी। जैसे उसने कलंदर की उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है। इस तरह से उसकी कई सारी उपाधियां थी। ठीक है। किसी ने रोजगार ढूंढने वाला सैनिक कहा, तो इस तरह से बहुत सारी थी। लेकिन लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी और इस कलंदर का मतलब क्या होता है, आप लोगों से क्वेश्चन किया था। ठीक है। तो अगर आप लोगों को नहीं आता है तो मैं उसका आंसर दे रही हूँ। जो कलंदर का मतलब होता है कि धन को वितरण करने वाला, धन को बांटने वाला। मैंने आपको बताया था लास्ट डे हमने पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में वर्णन किया था और मैंने क्या बताया था आपसे कि पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात उसको बहुत सारी धन संपत्ति प्राप्त होती है और जब इसको बहुत सारी धन संपत्ति प्राप्त होती है तो इसके मुंह से अनायास ही इस तरीके का शब्द निकलता है कि काबुल की गरीबी अब नहीं रही। यानी कि इसी युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में ही जब यहाँ पर ये विजय प्राप्त करता है तो काबुल के प्रत्येक वासी को जो है वो क्या करता है, एक एक चांदी का सिक्का भेंट करता है। तो इसी वजह से काबुल की जनता ने इसको क्या कह के संबोधित किया, कलंदर कह करके संबोधित किया। ओके। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कलंदर की उपाधि इसने धारण की तो उसके पीछे की कहानी क्या थी। ओके। तो अब नहीं भूलना चाहिए ये चीज। ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था क्या, पानीपत का प्रथम युद्ध, वो कंप्लीट किया हुआ था। आप लोग ये मत सोचिएगा कि एक एक चीज पढ़ा रही, छोटी छोटी चीज पढ़ा रही। मैं इसलिए एक एक टॉपिक आप लोगों के समक्ष लेकर के आ रही हूँ कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे बिल्कुल क्लियर पढ़ेंगे। ओके। पंचमेल खिचड़ी नहीं बनानी। हमने आपको पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर इसके बाद में चंदेरी का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध मैं एक दिन में कंप्लीट कर सकती हूँ। लेकिन मेरा एक एक युद्ध लेने का मतलब इस वजह से है कि आपको मैंने एक साथ तो पढ़ा दिया, लेकिन बाद में आपको यही ना पता चले कि बाबर ने किस युद्ध को जिहाद का जो है नारा दिया था, किस युद्ध में गाजी की जो है उपाधि धारण की थी। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आप लोगों को आते हुए आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये खानवा के युद्ध में इसने उपाधि धारण की है या फिर पानीपत के युद्ध में। ठीक है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में नहीं लेना है। हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ेंगे सारा क्लियर पढ़ेंगे। ओके। ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने ना पाए हमारे से। ठीक है। चलिए, तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम खानवा का युद्ध स्टार्ट करने वाले हैं। तो खानवा का युद्ध, सबसे पहली चीज हम जानेंगे कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ है। तो सबसे पहले हम तिथि जानेंगे कि खानवा के युद्ध की तिथि कौन थी। तो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया है। कब लड़ा गया है? खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया। किसके किसके बीच लड़ा गया है? तो वो लड़ा गया है राणा सांगा जो कि मेवाड़ के शासक थे और बाबर के मध्य। इन दोनों के मध्य जो है क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, जिसमें राणा सांगा पराजित हुआ था बहुत बुरी तरह से। राणा सांगा अकेले नहीं लड़ रहा था, जितने भी राजपूत थे, राजस्थान के राजपूत थे, यहाँ तक कि अफगान जो शासक थे, सिकंदर लोदी का पुत्र था, वो भी इस संघ में था। तो यानी कि जैसे कि पानीपत के प्रथम युद्ध में मैंने आपको क्या बताया था कि सेना का अनुपात कितना था। जहां भारतीय सेना 1 लाख थी, वहीं पर बाबर की सेना 12,000 थी। लेकिन फिर भी पानीपत के प्रथम युद्ध में इतनी भारी जनसंख्या होते हुए, इतनी ज़्यादा मात्रा में सेना की संख्या होते हुए भी इब्राहिम लोदी की पराजय होती है। उसका रीज़न भी, पराजय होने का रीज़न मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो में कि जो भारतीयों की रणनीति होती है युद्ध करने की, वो एक मतलब उनका एक पर्टिकुलर रणनीति नहीं होती है। इसी वजह से ये लोग पराजित हुए, बार बार पराजय का इनका सामना करना पड़ा। यही चीज़ फॉलो होती है कहाँ पर? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में जैसा कि हमने आपको बताया, राणा सांगा अकेले नहीं लड़ रहा था,
बहुत सारे राजपूत थे जिन्होंने संगठन बना करके, संघ बना करके बाबर के खिलाफ जो है अभियान छेड़ा, लेकिन फिर भी ये लोग पराजित हुए। ओके, तो अगर हम बात करें, हमने आपको बताया था कि पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप खाने का नेतृत्व कौन कर रहा था, तोपची कौन था। तो जो पानीपत के प्रथम युद्ध में थे वही जो है खानवा के भी युद्ध में होते हैं। तो अगर हम बात करें, तुगलमा पद्धति भी प्रयोग कर रहे थे, और इस तुगलमा पद्धति के मुख्य नेता कौन थे? एक थे मलिक कासिम और मुनीम अतका खां। ये लोग क्या कर रहे थे? तुगलमा पद्धति का नेतृत्व कर रहे थे, ओके, खानवा के युद्ध में। फिर इसके बाद में बात करते हैं इस युद्ध की विशेषता क्या है। तो इस युद्ध की, यानी कि खानवा के युद्ध की विशेषता इसलिए ये है कि इसी युद्ध को बाबर ने जिहाद की संज्ञा दी थी। क्या थी? क्या दिया था? जिहाद की संज्ञा दी थी। और इसी युद्ध में इसने क्या किया था? गाजी की उपाधि भी धारण की थी। क्या किया था? गाजी की उपाधि भी धारण की थी। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ये खानवा का युद्ध 20 घंटे लड़ा गया था, सिर्फ और सिर्फ 20 घंटे। और 20 घंटे में ये फाइनली डिसीजन ले लिया गया था कि अब जो है राजपूत भारत में शासन नहीं करेंगे, अब जो है मुगल सत्ता पूरे मजबूत रूप से जो है यहाँ पर स्थापित होने वाली थी। भाई पानीपत के प्रथम युद्ध में भी ये चीज़ क्लियर हो गई थी, लेकिन फिर भी जो राजपूतों का संघ था, ये बाबर के मन में ये कहीं ना कहीं ये डर बना हुआ था कि ये राजपूतों को हराना हमारे लिए सबसे बड़े चैलेंज है। लेकिन राजपूतों ने अपना संघ भी बनाया, लेकिन इसके बावजूद भी इन सबको पराजय का सामना करना पड़ा। और एटलीस्ट अब ये जब बाबर के मन में डर था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी, लेकिन एक मजबूत जो है, हम कह सकते हैं कि एक मजबूत पिलर नहीं खड़ा हुआ था जब तक इसका डिसीजन नहीं आ गया था। तो जब खानवा का युद्ध हुआ, तो खानवा के युद्ध में जब राजपूत पराजित हुए, तब जो है इन लोगों ने क्या किया कि ये मजबूत रूप से, यानी पूरे दावे के साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अब भारत में मुगल साम्राज्य की नींव यहाँ पर डाली जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके तोप खाने का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो तोप खाने का नेतृत्व कर रहा था खानवा के युद्ध में अली कुली खां और उस्ताद मुस्तफ़ा। कौन? अली कुली खां और उस्ताद मुस्तफ़ा। यही पानीपत के प्रथम युद्ध में भी तोप खाने का नेतृत्व कर रहे थे, और यही खानवा के युद्ध में भी जो है क्या कर रहे थे? तोप खाने का नेतृत्व कर रहे थे। ओके, अब इसमें जो है सबसे बड़ी चीज होती है, आपको अगर जैसे आप सक्सेस होने वाले हैं, ठीक है, आप लोगों को ज्योतिष पर बहुत विश्वास होता है। लोग बोलेंगे हम अपना हाथ पंडित जी को दिखाते हैं या फिर ज्योतिष को दिखाते हैं, किसी को भी दिखाते हैं। अगर उन्होंने आप बोल दिया कि नहीं आपको नौकरी नहीं लगेगी, आप तुरंत डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो मैं आपको खानवा के युद्ध से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ कि यही खानवा का युद्ध छिड़ने वाला था। ये जो है इन दोनों के, यानी राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध स्टार्ट होने वाला था। स्टार्ट होने के पहले एक ज्योतिष आता है, बाबर से मिलता है और बाबर से कहता है कि इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में आपकी हार निश्चित है। तो कोई भी हो वो तुरंत जो है डिमोरलाइज हो जाएगा, तुरंत हतोत्साहित हो जाएगा। तो जो खानवा के युद्ध स्टार्ट होने वाला था, ये बात इसके सैनिकों को पता चली, इसके सेना को पता चली। सेना एटलीस्ट क्या हुई, ये हतोत्साहित हो गई। हतोत्साहित इतना ज़्यादा हो गई कि समस्त सेना ने अपने हथियार डाल दिए, और ये लोग जो है, जो सारी सेना थी, ये युद्ध करने से इनकार कर दिया कि जब हमें पता चल चुका है, हमें ज्योतिष ने बता दिया है कि हमारी हार होगी, लेकिन इसके बावजूद अगर हम युद्ध करें तो हम अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझते हैं, और वो बाबर को सजेस्ट करते हैं कि आप अपने वतन को हम सब वापस लौट करके चलते हैं। बाबर तो पहले बहुत दुखी हुआ, लेकिन इसी दौरान बाबर ने इतना ओजस्वीपूर्ण अपने सैनिकों को भाषण दिया, इतना ओजस्वीपूर्ण भाषण दिया कि इसके भाषण को सुन करके
उसकी सेना में एक नए तरीके का संचार आ गया और इस विजय को यानी खानवा के युद्ध को जीतने के लिए उस जो है इसकी सेना ने क्या कर दिया, पूरा जी जान लगा दिया। और एटलीस्ट जी जान लगाया ये जानकारी होते हुए भी कि खानवा के युद्ध में बाबर की पराजय निश्चित है, लेकिन इसके ओजस्वीपूर्ण भाषण ने सेना को इतना उत्साहित किया कि खानवा का युद्ध जो है ये हारते हुए भी क्या हो गए, जीत गए। तो ये स्टोरी सुनाने का मतलब ये नहीं है कि हमने स्टोरी सुना दी आप जो है निकल गए। मेरे कहने का मतलब है कि आपको कोई पीछे से कितना भी बोले कि नहीं आप उसको दिखा लीजिए, आप ज्योतिष को दिखा लीजिए, आप अपना हाथ दिखा लीजिए, आपकी लाइफ में नौकरी वाली रेखा नहीं है, इन चीज़ों पे नहीं जाना है। पहली चीज़ तो नहीं जाना है। अगर कोई आपको बता भी रहा है तो आपको हतोत्साहित नहीं होना है, आपको अपना पूरा एफर्ट देना है। आप किसी भी तरीके से इन सारी चीज़ों को पीछे दे करके आपको अपना पूरा 100% देना है। इसके बाद में आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है वो बात की बात है। ओके, अगर यही चीज़ सोची होती बाबर ने, उसकी सेना ने तो हथियार डाल ही दिया था, लेकिन अगर यही चीज़ बाबर ने सोची होती कि हमें तो ज्योतिषी ने हमारी हार निश्चित कर दी है, तो उसने भी जो है अपनी सेना को ओजस्वीपूर्ण भाषण न दे करके वो स्वतः हथियार डाल करके उसको अपने वतन वापस चला जाना था। ओके, तो इन चीज़ों में नहीं आना है। यही मेरे बोलने का मतलब है कि आपको अपना पूरा 100% लगाना है। ओके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से वहन करेंगे। इसके बाद में जो है डिसीजन क्या आता है वो तो बात की बात है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आपसे इसमें ये भी पूछता है कि बाबर का कौन सा ऐसा युद्ध था जिसमें जो है एक ज्योतिषी ने आकर के उसकी हार होना ये निश्चित तरीके होगी ये बताया था। तो वो कौन सा था, खानवा का युद्ध था। ठीक है, अब इसके बाद में इसी युद्ध में ज्योतिष ने बाबर की हार भी बताई थी। और इसी युद्ध में जब ये भाषण दे रहा था तो भाषण देने के टाइम इसने जितनी शराब की बोतलें थी वो भी तोड़वा दी थी और उस दिन शपथ ली थी कि आज के बाद हम शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे, यानी शराब ना पीने की शपथ ली थी। ये कौन सा है, खानवा का युद्ध है। ओके, इसी युद्ध में इसने तमगा नामक कर हटा दिया था। ये तमगा नामक कर क्या होता था, ये तमगा कर एक व्यापारी कर हुआ करता था। तो इसने क्या किया, इस युद्ध में इसने सबसे पहले तो इसी युद्ध में ज्योतिषी ने बाबर की हार होगी इस तरीके से बताया था। दूसरा क्या, इसी युद्ध में इसने शराब न पीने की शपथ ली थी। फिर इसके बाद में इसी युद्ध में, खानवा के ही युद्ध में क्या किया था कि तमगा नामक व्यापारी कर हटा दिया था। ठीक है, इसके बाद में महमूद, इस युद्ध में इसका साथ किसने दिया था कि यानी कि इसके जो राणा सांगा था, तो राणा सांगा का और कौन कौन लोग साथ दे रहे थे, तो एक थे महमूद लोदी, दूसरे थे आलम खां लोदी। इन्होंने क्या किया था, राणा सांगा का साथ दिया था। क्या किसने दिया था, महमूद लोदी और ये जो आलम खां लोदी थे, इन दो राजाओं ने किसका दिया था, राणा सांगा का साथ दिया था। और इस महमूद लोदी को ही दिल्ली का सुल्तान इसने घोषित किया था। ठीक है, किसने, यानी कि ये तो समझते इसका राणा सांगा मेन था, लेकिन दिल्ली का जो सुल्तान था वो कौन था, तो ये जो है महमूद लोदी हुआ करता था। ठीक है, ये जो कि लोकल सम्राट था। इसी के बाद में जब बाबर को विजय मिल जाती है, इसको फाइनली रूप से ये पता चल जाता है कि नहीं अब जो है मुगल जीत चुके हैं, तो लास्ट में, युद्ध के लास्ट में उसने क्या किया था कि इसी युद्ध में राजपूतों के सिरों की मीनारें भी बनाई थी। क्या बनाया था कि जितने भी राजपूत लड़ाई में मारे गए थे उन राजपूतों का धड़ से ये ऊपर वाला सिर अलग करके, मीनार समझते हो ना, एक के ऊपर एक करके, तो इसी युद्ध में बाबर ने राजपूतों के सिरों की मीनारें भी बनवाई थी। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम सेना की बात करते हैं कि इसकी सेना का अनुपात कितना था,
तो एक मध्यकालीन इतिहास है रसब्रुक विलियम। रसब्रुक विलियम ने क्या बताया है इसकी सेना का अनुपात, तो इसकी सेना का अनुपात 1:8 बताया है। वहीं पर आशीर्वादी लाल भी हैं, ये भी मध्यकालीन इतिहासकार हैं, तो इन्होंने कितना बताया है अनुपात, इन्होंने 1:1:2 बताया है सेना का। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो हिंदुओं की सेना थी वो मुगलों की सेना से जस्ट दोगुनी थी। वहीं पर अगर रसब्रुक विलियम की बात करते हैं, इन्होंने बताया है कि जो हिंदू सेना थी तो मुगलों की अपेक्षा हिंदुओं की सेना 8 गुना अधिक थी। ओके, तो हम इन दोनों की उसको मानते हैं, बाकी फाइनली रूप से हम इसमें नहीं पहुंच सकते हैं कि वास्तविकता क्या है। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ इतिहासकार के अनुसार ही मानते हैं। बाबर के अनुसार, बाबर ने स्वयं अपने बाबरनामा में लिखा है, इसने कहा है कि राणा सांगा की सेना 2 लाख थी। वहीं पर अगर हम बात करें कि इस युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उसके स्थान पर झाला अज्जा को राणा का मुकुट पहना दिया था। यानी कि जो राणा सांगा थे, ये तो पता चल ही रहा था कि ये बहुत बुरी तरह से राजपूत पराजित हो रहे हैं, तो इसी युद्ध में राणा सांगा बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसका एक सेनापति होता है, तो उस सेनापति ने इस राणा सांगा के स्थान पर, यानी कि जो राजा होता है ना, वो मुकुट वगैरह धारण किए होता है, तो वो मुकुट जो होता है वो किसको पहना देता है, एक झाला अज्जा नामक सेनापति को पहना देता है और राणा सांगा को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल देता है। ठीक है, राणा को क्या करता है, इस युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल देता है और झाला अज्जा नामक व्यक्ति को राणा सांगा का मुकुट पहना देता है। यानी कि जो सेना थी वो इस उसमें न भग सके कि हमारा शासक मतलब कहीं चला जा चुका है, क्योंकि शासक के जाने का मतलब सेना अपने आप उस समय हथियार डाल दिया करती थी। ठीक है, अब इसके बाद में लेकिन फिर भी जो है राजपूत क्या होते हैं, पराजित होते हैं। हालांकि राणा सांगा की सेना डट करके अंतिम समय तक मुकाबला करती है। अब जब ये जब राणा सांगा जो होते हैं युद्ध क्षेत्र से तो निकल जाते हैं, लेकिन ये कहाँ जाते हैं, तो घायल अवस्था में राणा सांगा को आमेर के शासक होते हैं पृथ्वीराज कछवा, इनका एक सेनापति होता है। वो कौन होता है, मालदेव। इनका सेनापति मालदेव होता है। इसने जो है बसवा नामक स्थान पर इनको जो है कहाँ पहुंचाया था, सुरक्षित पहुंचाया था। कहाँ पर, बसवा नामक स्थान पर इनको सुरक्षित पहुंचाया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा शासक था जिसके सेनापति ने उनको जो है राणा सांगा को बसवा नामक स्थान पर सुरक्षित पहुंचाया था, तो वो कौन था, वो था पृथ्वीराज कछवा, जो कि आमेर के शासक थे। इनका सेनापति का अगर नाम पूछता है तो कौन होगा, मालदेव होगा। ठीक है, अब इसके बाद में युद्ध में राणा सांगा की तरफ से हसन खां मेवाती वीर गति को प्राप्त होता है। कौन, हसन खां मेवाती इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। और फिर इसके बाद परिणाम स्वरूप यह जो है युद्ध पानीपत, ये हसन खां मेवाती वीर गति को प्राप्त होते हैं। एटलीस्ट आपको रिजल्ट तो पता ही है कि राजपूतों की एटलीस्ट फिर भी पराजय होती है। ठीक है, अब इसके परिणाम स्वरूप यानी कि खानवा के युद्ध के परिणाम स्वरूप इसका परिणाम क्या निकला, तो परिणाम स्वरूप यह युद्ध पानीपत के युद्ध से अधिक महत्वपूर्ण परिणाम साबित हुआ था। क्यों अधिक महत्वपूर्ण परिणाम इसके साबित हुए थे, वो इसलिए क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली का केवल नाम मात्र का सुल्तान हारा था। यानी कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था तो उसमें क्या था कि पानीपत के युद्ध में दिल्ली का केवल नाम मात्र का सुल्तान हारा था, जो कि इब्राहिम लोदी था, वो नाम मात्र का सुल्तान था। लेकिन जो महत्वपूर्ण शक्ति थी, जो पावरफुल था, वो कौन था, राणा सांगा था। तो इस तरह से, लेकिन इस युद्ध में शक्तिशाली राजपूत संघ की पराजय हुई थी। मैंने आपको क्या बताया, राणा सांगा अकेले नहीं लड़ रहा था, ये पूरे संघ के साथ लड़ रहा था। पूरा संघ होते हुए फिर भी जो है इसको हार का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पानीपत से के युद्ध से ज़्यादा महत्वपूर्ण परिणाम निकले किसके,
खानवा के युद्ध के ज़्यादा महत्वपूर्ण परिणाम निकले। इससे क्या हुआ, जब ये राजपूत संघ पराजित हुआ तो इससे राजस्थान, इसमें कौन कौन से संघ शामिल थे, तो राजस्थान के समस्त राजपूत शामिल थे, प्लस सिकंदर लोदी का पुत्र महमूद लोदी भी शामिल था। ठीक है, तो इस तरह से था ये क्या, खानवा का युद्ध। हमने 2 युद्ध कंप्लीट कर लिए हैं, बड़े बड़े युद्ध, जहाँ से एक एक लाइन पर क्वेश्चन छिपा हुआ है। मैंने जितने भी आपको जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आपको एक एक चीज़ में फोकस करना है। आप विश्वास करिए, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा अंदर से, और मैं इस चीज़ के लिए आपको दावा करती हूँ कि इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। सिर्फ आपको ज़रूरत है एक एक कंटेंट को अपने माइंड में सेट करने की। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी 2 युद्ध कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब नेक्स्ट डे हम चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम आप लोगों के समक्ष नए युद्धों के साथ उपस्थित होंगे। और जाने के पहले आपको ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लस इसके साथ में आप अपनी स्टडी पर फोकस करिए, प्रैक्टिस सेट करते रहिए, सॉल्व करते रहिए और अपना रिवीजन वर्क भी जारी रखिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।